गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे 15 और 15 में हमने निजीकरण और उदारीकरण तक तो पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब मैंने बताया था निजीकरण से पहले मैं निजीकरण के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा आपको कि निजीकरण क्या होता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो उसमें उद्यमकर्ता अपना खुद का मतलब लाभ देखता है और उसमें कुछ अपने बदलाव कर सकता है, लचीलापन होता है निजीकरण में। ठीक है, और उदारीकरण में मैंने बताया था जिसमें थोड़ा सा नियम कायदों को बदल दिया जाता है ना। अब इसमें हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण में कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए इंडिया ने अपने कोई भी प्रोडक्ट को पूरे विश्व के अंदर क्या करना है, उसको प्रसिद्ध करना है। तो वो क्या करेगा, जो विदेशी कंपनियां हैं जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, इन सब से क्या करेंगे, वो कॉन्टैक्ट्स करेंगे, है ना। उनसे संबंध यानी व्यापारिक संबंध बनाएंगे और अपने जो भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं या उत्पादन जो भी बनाए हैं वो उनको उनके साथ में क्या कर लेंगे, व्यापार के द्वारा जोड़ लेंगे। और धीरे 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 जो हमारा ये जो व्यापार का ये जो तरीका होगी, ये प्रक्रिया होगी, ये क्या कहलाने लग जाएगी, वैश्वीकरण कहलाने लग जाएंगे। विश्व के अंदर हम लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का यानी हमारी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का पूरा विश्व के अंदर एक यानी जैसे उस देश के साथ में जोड़ दिया जाए और फिर क्या कहलाने लग जाए, वो अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ करके क्या कहने लग जाएगी, वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था कहलाने लग जाएगी। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं के बाहर होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक खुलेपन तथा देशों के बीच आर्थिक निर्भरता में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, सेवाओं का मुक्त प्रवाह, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह और पूंजी का निर्बाध प्रवाह एवं समेकित वित्तीय बाजार, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवाह तथा ज्ञान का प्रसार आदि सब कुछ सम्मिलित होता है। यानी बता दिए कि विश्व के अंदर कौन कौन से हम आयाम जोड़ सकते हैं और किन किन आयामों के थ्रू हम अपने देश को वैश्वीकरण में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि हम कोई भी जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में या दो राष्ट्रों के बीच में हम जब व्यापारिक संबंध करेंगे तो वस्तुओं को बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। कोई भी सेवा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एरोप्लेन भेजना है, जैसे यहाँ से हमारा एरोप्लेन अब अमेरिका के लिए जाता है तो उसमें कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। उसके अलावा हमें अमेरिका से मान लीजिए कर्जा लेना है या अमेरिका को हमसे कुछ चीज़ लेना है, कर्जा लेना है या उनसे हम ले रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है मतलब जो हम ले रहे हैं और दे रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है, तो ये कैसा है, ये प्रवाह कैसा है, निर्बाध है, यानी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कोई बाज़ार है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए जापान में कोई बाज़ार लगा, विश्व के स्तर पे लगा, यानी कि आमंत्रित किया गया सबको, सभी देशों को, विश्व को आमंत्रित किया गया कि आइए हम विश्व के लेवल पे हम एक मार्केट लगा रहे हैं और आप अपनी अपनी वस्तुओं को ला करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। अब उसके अंदर जब सभी देश के लोग जाते हैं तो ये जो ओपन मार्केट जो दिया जा रहा है वर्ल्ड का, इसमें इसी को क्या बोलते हैं, समेकित वित्तीय बाजार बोलते हैं। श्रम का स्वतंत्र प्रभाव होता है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ से किसी को हमारे से ज़रूरत पड़ गई किसी देश को, या हमें किसी देश से ज़रूरत पड़ गई श्रम की, या मतलब क्या बोल सकते हैं कि श्रम इज़ द सेंस होता है मजदूर वगैरह की, तो हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रभाव होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक्स क्या होती है, तो जो टेक्निक के आधार पर जितनी भी मशीनें वगैरह होती हैं वो हम ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से कोई रोक टोक नहीं होता, ये कर सकते हैं। ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। मान लीजिए हमको जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हमको इच्छा हो गई कि हम अमेरिका में जाके पढ़ाई करें, तो हम जा कर के पढ़ सकते हैं। और अमेरिका का कोई बच्चा चाहे कि यहाँ पर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ पर आके पढ़ सकता है। तो वो क्या कर रहा है, अपना ज्ञान का प्रसार कर रहा है। तो ये सब इसमें शामिल है वैश्वीकरण में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर अनेक प्रतिबंध लगाए थे। घरेलू उपकरणों को विदेशी प्रतियोगिताओं से संरक्षण प्राप्त करने के लिए इसे अनिवार्य माना गया। वर्ष 1991 में सरकार ने यह
प्रतियोगिताओं से उद्भव की निष्पादकता तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को काफ़ी सीमा तक हटा दिया गया। व्यापार अवरोधों को हटाकर आयातों का उदारीकरण किया गया। कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, इसमें नहीं आएगा, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोई भी विदेश की कंपनी है और वो बहुत सारी कंपनियों पे अपना कंट्रोल रखती है। अब वो कंट्रोल किसकी चीज़ पे करती है कि क्या तो प्रोडक्ट बन रहा है और कितना उसको वितरित करना है, और उसका मालिक उसको खुद को बनना है, तो मालिक बनेगा तो वो सब अपना खर्चा वगैरह सब कुछ उस पर लगाएगा, और फिर उस प्रोडक्ट्स को किस तरह से मुझे मार्केट में सप्लाई करना है, इन सब पे क्या रखेगा वो, नियंत्रण। वर्तमान में विभिन्न देशों के बीच सेवाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इससे विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। भारत ने भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की बदौलत अपनी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर वैश्वीकरण के लाभों को भुनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे अधिक कार्यकुशलता बनाया है। इससे उत्पादन लागतें गिरी हैं तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण की इस लाभदायक प्रक्रिया को लागू करने एवं सफल बनाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अब ये देखो, इसमें ये लाइन ये कहना चाह रहा है कि भारत ने, सूचना मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो गया, आजकल मोबाइल्स हो गए हैं हमारे पास में, आजकल इंटरनेट हो गया है। अब क्या है, भारत अपने सारे प्रोडक्ट्स को किस पे, सारे प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया उसने, मतलब उसने नेट पे डाल दिया है। यानी जो गूगल हो गया है, क्रोम हो गया है, या अन्य कोई उस पर डाल दिया गया है। अब जो गूगल क्रोम में पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो जिस प्रोडक्ट को डाला गया है, अब उसको कोई भी विदेशी कंपनी देखती है और उससे आकर्षित होती है या उसको लेना चाहती है, खरीदना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो हमारे देश से खरीदने के लिए व्यापार करने के संबंध बनाएगी। और वैश्वीकरण की ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, और संसाधनों में जो आवंटन, यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन, मैंने आपको क्या बताए थे, जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं। अब संसाधन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रकृति में भी उपलब्ध साधन होते हैं, उसके अलावा हमारे पास में परिवहन के भी साधन होते हैं, ये सब कुछ शामिल होता है। आवंटन में उसमें सुधार कर कार्यकुशल बनाया कि हमको, अब मान लीजिए किसी देश ने हमारे उस प्रोडक्ट को देखा और हमसे कहा कि हमें ये ख़रीदना है। अब उस तक इस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है, यानी विदेशी कंपनी से विदेशों में हमें इस चीज़ को कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, या तो टेक्निक्स चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, परिवहन चाहिए। तो वो जो करेंगे उसमें हमने सबने सुधार किया है। इससे उत्पादन लागतें हमारी गिरी हैं तथा उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। अब हमने क्या अच्छी टेक्निक्स यूज करी, तो जो उत्पादन में जो अधिक पैसा लग रहा था हमारा, अब वो क्या है, पैसा तो लग रहा है कम, लेकिन लाभ जो मिल रहा है हमसे वो ज़्यादा मिल रहा है। और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट्स में क्या आ रही है, क्वालिटी, यानी गुणवत्ता को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। और क्वालिटी में जब सुधार हो जाता है, जब कोई हम अच्छी चीज़ बेचने लग जाते हैं, तो पूरा देश उसकी डिमांड करने लग जाता है, पूरा विदेशी कंपनियाँ उसकी डिमांड करने लगती है। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। और जब ये हमारे इस चीज़ का प्रसार वगैरह होता है, तो हमारे क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारी स्थिति अच्छी होती है। विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन से उल्लेखनीय भूमिका अदा भी करती है कि वो हमको लोन वगैरह देने, हम और अपने व्यापार को, उस प्रोडक्ट को और बना सकें, उसके लिए हमको क्या देने को तैयार हो जाते हैं, वो लोन वगैरह देने तैयार हो जाते हैं, या हमको वित्त देने को तैयार हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी अवधारणा। स्वदेशी अवधारणा क्या होती है, जो हमारे देश में कोई भी चीज़ बन रही है, ये जो देश के अंदर, यानी देश की सीमाओं के अंदर बन रही है, या भारत के अंदर जो भी चीज़ें बन रही है, उसको बोलते हैं स्वदेशी। स्वदेशी क्यों अपनाना चाहिए, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में भी समझाया था। स्वदेशी अपनाने से हमारे यहाँ पर ये होगा कि देश की मुद्रा देश में ही रहेगी, तो हमारा इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ेगी, यानी हमारा पैसा देश में रहेगा, और इससे हमारे जो बचत वगैरह होगी, जो हमारे लाभ होंगे, वो हमारे देश में रहेंगे। ठीक है ना, आ गई है समझ में। तो स्वदेशी अवधारणाओं में इसको शामिल किया गया है। तो भारत के जो संदर्भ है उसमें देखते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाती है। मैंने अभी जस्ट बताया ही आपको कि जब
लाभ मिलेगा या कोई भी चीज़ें, कोई भी मुद्रा मिलेगी या पैसा मिलेगा, वो हमारे पास, हमारे देश के पास रहेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, एक उच्च लेवल का एक विकास होगा या उसमें प्रसार होगा। स्वदेशी शब्द का अर्थ है स्वयं का, देश का। वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर उत्पादन करने लगी हैं। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाने लगा है। देश अतः वर्तमान समय में स्वदेशी की अवधारणा स्वयं की देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने से है तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित पर बल देती है। टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि आदि के उत्पादन भारत के स्वदेशी उत्पादों के उदाहरण हैं। ये जितने मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं जो लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे देश की ही कंपनियां हैं। ठीक है, पतंजलि को तो आप अच्छी तरह जानते हो, बाबा रामदेव वाले जो भी चल रहे हैं प्रोडक्ट्स। स्वदेशी की भावना भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं है। इस भावना ने अनेक बार राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य किया है। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाया था वो महात्मा गांधी जी ने उठाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने विदेशी कंपनियों की जो कपड़े थे उनकी होली जलाई थी, और उन्होंने भी यही जोर दिया था कि स्वदेशी अपने देश में बने हुए कपड़े ही पहनो, देश में बनी हुई वस्तुएं ही खाओ, वही पियो, इस पे जोर दिया था। ठीक है, और इसी कारण से हमारी भारत की जो जीत हमने हासिल की थी वो इसी स्वदेशी भावना के कारण हासिल की थी। उसी बात को ये कहना चाह रहा है। स्वतंत्रता के स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करके घरेलू उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की रणनीति अपनाई गई थी। मैंने जस्ट अभी आपको बताई है कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी की स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार के रूप में काम लिया। गांधी जी ने जन जन को जागरूक बनाकर स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरणा दी। महात्मा गांधी का मत था कि भारत स्वतंत्रता तथा स्वशासित नहीं है, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि भारत आज़ादी नहीं होना चाहिए, साथ में वो उसका खुद का भी शासन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। तो उनका यही विचार था कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमें अपनी आज़ादी के साथ साथ क्या चाहिए, हमारा खुद का शासन चाहिए, हमारा खुद का लोकतंत्र चाहिए। ठीक है, हमारा देश कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, हमें खुद पे ही आत्मनिर्भर होना है, हमें खुद की देश की बनी ही वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और हम कुछ भी करेंगे तो हमारे देश में ही होना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा का एक प्रभावशाली अवधारणा है। 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू हुई वैश्वीकरण के दौर स्वदेशी का विचार कुछ समय के लिए अपनी योग्यता को खो बैठा। धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों को यह अनुभव हुआ कि विकसित राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अनदेखी करते हैं तथा मुक्त व्यापार की नीति का ईमानदारी से पालन नहीं करते हैं। विकासशील देशों को वैश्वीकरण से कुछ लाभ तो हुए, लेकिन हानियां भी बहुत हुई। वैश्वीकरण एक प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए तथा बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल हो गई। कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाती है। यह स्थिति ने भारत की जनता को करने के लिए बाध्य किया। न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी। वर्तमान समय में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना ने स्वदेशी की अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। स्वदेशी की भावना एक सामाजिक आर्थिक क्रांति उत्पन्न करती है। यह देशवासियों में देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। स्वदेशी से होने वाले महत्वपूर्ण लाभ, अभी पॉइंट्स हैं कुछ कि स्वदेशी, जब हम कोई स्वदेशी चीज़ अपनाते हैं, कोई वस्तु अपनाते हैं या हम इस स्वदेशी से संबंधित कोई भी संबंध रखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले एक नंबर का है कि स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ी है। इससे भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश की घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब देश में कमाओगे, देश का पैसा देश में ही आएगा, तो हमारे जो शकल यानी कि जीडीपी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्रति व्यक्ति आय भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में तो जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी या सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय तो बढ़नी है। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती हैं, अतः स्वदेशी को बढ़ावा मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होना सुनिश्चित है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे यहाँ पे खुद की कंपनियाँ होंगी और विदेशी कंपनियों में हम ना जा कर के खुद की कंपनियों में काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारे रोजगार में क्या होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही बेरोजगार लोग भी कम रहेंगे।
घरेलू उत्पाद बढ़ने से आयतों में कमी आएगी तथा आयतों पर खर्च होने वाली मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। विदेशी कंपनियां लाभ तथा लाभांश के रूप में भारी धनराशि भारत से अपने देशों में ले जाती है। कब? जब हम बाहर कोई चीज़ को बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमको मुद्रा देने पड़ते हैं। लेकिन अब स्वदेशी को अपनाने से क्या होता है कि धन का निष्कासन या निष्कर्षण यानी बाहर अपने घर के हमारे देश की सीमा में जो कोई उत्पाद है उसको हम खरीदते हैं, और विदेश की वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो विदेश की वस्तुओं खरीदने में हमको धन देना पड़ता है। लेकिन जब किसी देश की अंदर ही सीमा करते हैं तो हमारा धन हमारे घर में ही रहता है या हमारे देश में ही रहता है। तो इससे क्या होता है, देश से जो निष्कर्षण होता है मुद्रा का, वो उस पर क्या लग जाती है, रोक लग जाती है। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। संकटकालीन स्थितियों में आत्मनिर्भरता देश के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच का काम करती है। घरेलू उत्पाद बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होता है, यानी टैक्स प्राप्त। राजस्व का मतलब यहाँ पर क्या है, टैक्स प्राप्त होता है। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ये पता होता है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की कितनी उपलब्धता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाना चाहते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करके भारत के लिए ही समस्या उत्पन्न करते हैं। स्वदेशी उत्पाद को अपनाए जाने से ऐसे राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होता है। स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है। राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए एक प्रभावशाली तत्व है। स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझना चाहिए कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए कि भविष्य में हमारे लिए कुछ शेष ना रहे। भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही इस रूप में विद्यमान है कि सारी दुनिया एक परिवार और इसका प्रत्येक सदस्य निरोग एवं सुखी रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के निरोग एवं सुखी रहने का आधार दूसरे का ध्यान रखने पर केंद्रित है, जबकि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका से वैश्वीकरण को जिस रूप में प्रतिष्ठित किया गया है वह रूप केवल मुनाफा कमाने के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि केंद्रित है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था ही वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के कल्याण से समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। हम सभी व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्तिगत और समष्टि का मतलब होता है समान रूप से सभी के लिए, है ना, की ओर बढ़े हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये टॉपिक पूरा समझा दिया है। स्वदेशी अवधारणा भी आ गया है इसमें, और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वैश्वीकरण क्या होता है। अगर इन दोनों टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर लिख के दे दीजिएगा, मैं आपको उसको कंप्लीट समझा दूंगी। ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो कौशल विकास होगा। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह समझिए, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।